कि जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सीबीएसई का डुअल व्यू है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स को लेकर के। सीबीएसई चाहता है और जो एग्जामिनर्स है वो ऐसा मानते हैं कि अगर गिवन डेटा से जो क्वेश्चन में दिया है, अगर फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रिसिप्ट के निकल सकता है, मतलब आपको क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंसेस भी दिए हैं जिसके दो पार्ट होंगे हमेशा, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस, और अगर आपको टोटल रिसिप्ट्स भी दी हैं, भले ही बोरोइंग अलग से दी हो या नहीं दी हो, तो जितने सीबीएसई के सजेस्टेड पेपर्स और सैंपल पेपर मैंने देखे उसमें वो लॉन्ग रूट से ही जाते हैं। उसमें वो स्टेप 1 टोटल एक्सपेंस निकालते हैं, टोटल रिसिप्ट निकालते हैं, उसमें बोरोइंग को छोड़ देते हैं और फिर वो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्वेश्चन रहेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई चीज नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन ने आपको कैपिटल रिसिप्ट का डेटा नहीं दिया, बोरोइंग का तो वैसे भी नहीं लेना है, बट कैपिटल रिसिप्ट में 3 बोरोइंग और होती है, 3 रिसिप्ट और होती है। इनको पिछला याद है चैप्टर, वो बता सकते हैं कि 3 रिसिप्ट और जो कि कैपिटल रिसिप्ट होती है, वो एक तो होती है हमारी रिकवरी ऑफ लोन्स, दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट और तीसरा होता है स्मॉल सेविंग्स। ये दी है तो कैपिटल एक्सपेंस कैपिटल रिसिप्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है तो कैपिटल रिसिप्ट नहीं निकल सकती। या फिर मान लीजिए कोई दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल एक्सपेंस नहीं दिए, क्या नहीं दिए, कैपिटल एक्सपेंस, तो फिर अगर बोरोइंग क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए तो आप सीधा लिख दोगे फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। मतलब कि क्या, अगर कैलकुलेशन करने के सारे मेथड अवेलेबल हैं तो अपन फॉर्मूले से जाएंगे, और अगर कोई भी चीज क्वेश्चन में मिसिंग है या फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए या तो कोई एक्सपेंस नहीं दिए रेवेन्यू कैपिटल, या फिर कोई रिसिप्ट नहीं दी, कई बार रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं देता है क्वेश्चन, तो आप टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू कहां से लाओगे, फिर बैलेंसिंग फिगर मान नहीं सकते, हर कुछ नहीं मानना है। तो अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो तो फिर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, और जितना बोरोइंग अगर क्वेश्चन में दिया है तो दैट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि और कोई मीन्स नहीं थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसिप्ट भी दी है, कैपिटल रिसिप्ट भी दी है, कैपिटल एक्सपेंस भी दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंस भी दिया है, तो फिर आप फॉर्मूले से जाओगे, फिर आप फॉर्मूला यूज करोगे टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंसेस नेट ऑफ टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग्स। कोई डाउट? बाकी इसमें सारे न्यूमेरिकल कर लेने के बाद भी बच्चा गलती करता है, तो अभी जो मैं बोला हूं ये रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी शाम तक, इसको 10 बार और सुन लेना, और ज्यादा ज्यादा 20 बार सुन लेना, कि अगर क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट निकालने के सारी इंफॉर्मेशन दी है तो हम डायरेक्ट इक्वल टू बोरिंग नहीं लिखते, हम पहले स्टेप 1 टोटल रिसिप्ट करेंगे, स्टेप 2 टोटल एक्सपेंस करेंगे, और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे फिस्कल डेफिसिट का टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये 4 चीजों में से रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंस में से कोई चीज मिसिंग है और आप इस फॉर्मूले को, बड़े फॉर्मूले का अप्लाई नहीं कर पा रहे, और अगर क्वेश्चन में बोरोइंग डायरेक्ट दी है, तो फिर आप फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, बोरोइंग्स। कोई डाउट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने कल आपको लॉजिकली भी एक्सप्लेन करा था कि क्यों हम फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग के बराबर ही मानते हैं, तो जरा आप यहाँ पर फिर से समझ लेना। वैसे कल ही समझा दिया था मैंने, फिर भी जो कुछ एब्सेंट थे वो इधर देखें, और अब गवर्नमेंट बजट से एब्सेंट रहना बंद कर देना प्लीज, क्योंकि गवर्नमेंट बजट के बाद कोर्ट्स का मच अवेटेड टॉपिक उठने जा रहा है जिसका नाम है नेशनल इनकम, जो कि अपने आप में 1 महीने का टॉपिक है, और उसमें अगर छुट्टी ली तो आगे 1 महीने का टॉपिक और खत्म हो जाएगा जिसको कहते हैं ईडी और एएस। ईडी एएस और नेशनल इनकम हो जाने के बाद 90% मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाती है, और उसके बाद सिर्फ 1 महीना और लगेगा मेरे को इंडियन इको पढ़ने में। समझ गए? तो ध्यान रखना। अब आप अगर यहाँ पर गवर्नमेंट बजट की डेबिट और क्रेडिट साइड देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोल लो, या आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल लो, या आप इसको अकाउंट्स की भाषा में P&L अकाउंट बोल लो, तो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट इधर आती है, क्रेडिट ऑल इनकम। इसके 2 पार्ट होते हैं हमेशा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में 2 होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फिर डायरेक्ट टैक्स में अपने पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स में अपने पार्ट है, आगे सारी थियरी लिखवा रखी है, हाँ या ना?
यस और नो। और इधर क्रेडिट साइड ही आती है कैपिटल रिसिप्ट। क्या आती है? इस कैपिटल रिसिप्ट में चार चीजें आती है, बोलो नाम। बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग। फिर इधर टोटल लगती होगी सरकार का P&L, और इधर सारे क्या आते होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस, और इधर सारे क्या आते होंगे? कैपिटल एक्सपेंस। ये बचा हुआ या तो डेफिसिट आता होगा या सरप्लस आता होगा। डेफिसिट या सरप्लस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब अगर फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि इन दोनों को टोटल ले लो, इन दोनों की टोटल को अपन क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंस। में से इन रिसिप्ट को माइनस करते जाओ, लेकिन सारी रेवेन्यू रिसिप्ट तो सारी ले लेना, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या मत लेना? बोरोइंग मत लेना। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट में कैपिटल रेवेन्यू दोनों आ गए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? इस बोरोइंग को मत लेना। तो आप जरा दिमाग से सोचो कि अगर हम सब कुछ ले रहे हैं और बोरोइंग एज अ रिसिप्ट नहीं ले रहे, तो आंसर हमेशा फिस्कल डेफिसिट का बराबर किसके आएगा? जो नहीं ले रहे उसके। यस और नो? इसीलिए कहते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये सब डेटा इधर का और इधर का दिया है और बोरोइंग भी दिया है, तो फिर आप डायरेक्ट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग नहीं लिखोगे, भले ही आंसर लास्ट में बोरोइंग के बराबर ही है, क्योंकि सीबीएसई वर्किंग पे जाता है। तो आप स्टेप 1 टोटल एक्सपेंस निकालो, फिर आप रिसिप्ट निकालो, बोरिंग मत लो, फिर भले ही आंसर बोरिंग के बराबर भी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में या तो ये डेटा नहीं दिया, या ये डेटा नहीं दिया, या मान लो रेवेन्यू का डेटा नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, फिर क्वेश्चन क्यों दिया है? अगर इन चारों में से कोई एक डेटा मिसिंग हो और आप लॉन्ग रूट से नहीं जा सकते, लेकिन प्रोवाइडेड, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, प्रोवाइडेड, अगर क्वेश्चन में बोरिंग डायरेक्ट दी है, भले ये सब नहीं दिया हो, तो फिर आप उस केस में फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू क्या लिख दोगे? बोरिंग। कोई डाउट? समझ में आ गया? ये 10 मिनट हो गए एक ही चीज समझाते हुए, ताकि न्यूमेरिकल में गलती ना हो, क्योंकि जब सेशन खत्म हो जाता है 3-3 बार कोर्स रिवाइज कर देते, तब भी बच्चा देखता है हमसे फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। दिमाग में भरा ही कचरा है तो और क्या करे? टीचर ने तो 4 बार बोला कि क्या करना है। और यही कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में भी है, फाउंडेशन के अंदर आपके बजट टॉपिक है, वहां पे पेपर नंबर 4 सीए एंड सीएमए बोथ, वहां पे यही न्यूमेरिकल आएंगे। फिर वहां पे अशोक सर के साथ तुम झूलना कि हमको क्या करना है। इससे अच्छा यहाँ सीख लो, तो वहां इतना सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां माइक्रो भी आएगी, माइक्रो, मैक्रो और इंटरनेशनल इको, दैट इज अ कोर्स ऑफ फाउंडेशन। बोलो यहाँ तक को डाउट? तो ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट है फिस्कल डेफिसिट का। अब फिस्कल डेफिसिट की बची हुई थियरी को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। तो व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स? जिस प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट खतरनाक था, फिस्कल डेफिसिट इससे भी ज्यादा खतरनाक है बच्चों। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मींस द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, पहले समझेंगे, ओवर टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना। मतलब आंसर हमेशा 99% केस और क्वेश्चन में बोरोइंग और फिस्कल डेफिसिट सेम आता है, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन 1% क्वेश्चन अगर टीचर ने कुछ अजम्पशंस पे फ्रेम किया है, वहां पर आप अगर लॉन्ग रूट से, ये भी बोल दूं, मैं लगभग 25 न्यूमेरिकल का डेटा दिमाग में ध्यान रखते हुए बोल रहा हूं, तो सुन लो। अगर क्वेश्चन में आपने फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया, मान लो 45 करोड़, और क्वेश्चन में बोरोइंग 35 करोड़ ही दी है, कितनी दी है? 35 करोड़। लेकिन आप बिल्कुल सही हो, आपने सारे स्टेप से टोटल एक्सपेंस सही निकाले, टोटल रिसिप्ट आपने बोरिंग नहीं ली, उसमें आपने जो फिस्कल डेफिसिट निकाला आपका आ रहा है 45, और एग्जाम में जो क्वेश्चन में बोरिंग दिए वो आ रही 35। दैट डज नॉट मीन्स कि आपका फिस्कल डेफिसिट गलत है, नो। हो सकता है एग्जाम में सारी बोरोइंग क्वेश्चन में ना दी हो, जरूरी थोड़ी है सरकार की जितनी बोरोइंग हो सभी क्वेश्चन वाला एग्जाम में लिख के दे आपको। गवर्नमेंट की अदर बोरोइंग्स भी होती है, जो सरकार टेम्परेरी बोरो करती है कुछ समय के लिए, 1-2 साल की बोरोइंग को कई बार तो सरकार छुपाती है, पब्लिक से बताती नहीं है। तो आप इतने ईमानदार थोड़ी हो कि आपको 12th के इको के पेपर में गवर्नमेंट सारी बोरोइंग्स लिख के दे दे। तो अगर आपने लॉन्ग रूट से आंसर निकाला है और फिस्कल डेफिसिट आपका जो कैलकुलेट किया 45 आ रहा है, एग्जाम में 35 करोड़ की बोरिंग दी है, तो आंसर अपना पूरा काट के मत आ जाना,
उसको होता है खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। समझ गए? ये रेयरेस्ट एक आधा कभी क्वेश्चन ऐसा आया था जब बच्चा कैलकुलेट करके आया बोरिंग 45 और एग्जाम में दी थी बोरिंग 25, तो बच्चा पूरा काट के आ गया, बोले अरे रिकॉर्ड, और लास्ट में लिखा है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू 25 करोड़। वहीं एग्जाम में नंबर खत्म, क्योंकि एग्जाम की नियत है उस एग्जामिनर की कि बच्चा फेल हो। उसको सिंपल से न्यूमेरिकल में भी हम पूरे नंबर ना दे, राइट? तो सारी बोरोइंग हो सकता है क्वेश्चन में लिख के दे ना दे, जरूरी थोड़ी है। वो क्वेश्चन फ्रेम वाले के दिमाग में क्या है आपको वो थोड़ी पता है। आप अगर कंसेप्ट से सही करके आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग नहीं लेनी, इसीलिए हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट इज अ मेजर ऑफ बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट इज अ मेजर ऑफ बोरोइंग। अगर फिस्कल डेफिसिट, 2 मिनट पहले समझाने दो फिर टाइम दे रहा हूं। अगर फिस्कल डेफिसिट किसी देश का ज्यादा है, बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है? किसी देश का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होना अच्छी बात है या बुरी बात है? बोरोइंग ज्यादा है इज अ रॉन्ग थिंग, बट इट implies that borrowing requirement is much greater than its expenditure to run the country। मतलब देश लोन पे ही चल रहा है, देश लोन पे ही चल रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि फिस्कल डेफिसिट होना हमेशा बुरी बात है। आगे जाकर के हम समझेंगे फिस्कल डेफिसिट अगर सरकार बोरो कर रही है, लेकिन अगर उस बोरोइंग को डेवलपमेंट एक्टिविटी में लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है बोलो? डेवलपमेंट एक्टिविटी में। देश में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अगर पैसा लिया है उधार, मेट्रो सिटीज बनाने, नहीं और मेट्रो सिटीज कहने के लिए मात्र 10 मेट्रो सिटी है भारत की, अगर मेट्रोज बनाने के लिए पैसा लिया है बाहर से उधार लिया जा रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि जहां बोरोइंग होगी वहां प्रोडक्शन होगा, जहां प्रोडक्शन होगा चैप्टर नंबर 1 वहां इनकम होगी, वहां आउटपुट होगा, वहां एम्प्लॉयमेंट होगा, वहां देश उन्नति की राह पर चलेगा। लेकिन अगर देश की सरकार इस बोरोइंग किए हुए पैसे से सिर्फ खुद की ब्याज चुका रही है अगर, या फिर सरकार सिर्फ यहाँ पर सामाजिक दंगे करवा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, विपक्ष को देशद्रोही बोल रही है, बिना बोले जेल में डालना, तो ऐसे देश के लिए फिस्कल डेफिसिट होना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बोरोइंग करके भी सरकार अपनी सरकार बनाने या रिटेन करने के लिए ही उस पैसे को यूज कर रही है। ऐसे देश के लिए फिस्कल डेफिसिट का कभी खात्मा हो ही नहीं सकता। तो फिस्कल डेफिसिट पर भी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं फिस्कल डेफिसिट होना अच्छा है या बुरा है? बच्चा लेके आता है बुरा है, आपको वहां पर दोनों डिप्लोमेटिक आंसर बोलते हैं इसको, दोनों पक्ष लिखने हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट में जो बोरोइंग है वो देश के कल्याणकारी पर्पस के लिए हो रही है, डेवलपमेंट के लिए हो रही है, मेट्रो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हो रही है, हर गरीब को एजुकेशन देने के लिए हो रही है, सामाजिक जो इनइक्वालिटीज उनको खत्म करने के लिए हो रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए हो रही है, हाई टेक हॉस्पिटल्स बनाने के लिए अगर सरकार लोन ले रही है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो लोन सिर्फ चुनाव में पैसा लगाने के लिए लिया जा रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम राज्यों में एक ही गवर्नमेंट की सरकार बन जाए, तो ऐसे देश के लिए फिस्कल डेफिसिट होना गलत बात है। बोलोगे डाउट? तो ये स्टार्टिंग 3 पॉइंट लिख लो, फिर मैंने जो समझाया है वो आगे आप समझ आप लिखेंगे। लिखिए पूरे 3 पॉइंट जल्दी से, फास्ट बोलो। जितना फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा उतनी देश की बोरोइंग भी क्या है? अरे बोलो। जितना फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा उतनी देश की बोरोइंग भी ज्यादा होगी। तो जरा सोच के देखो और बताओ फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? बोलो। फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, बिकॉज जितना फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा उतने किसी भी देश की भिखारी वाली हैसियत दिखती है। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा देश भिखारी है, फिस्कल डेफिसिट कम देश अच्छा है। श्रीलंका नाम, कुछ समय पहले श्रीलंका की गवर्नमेंट रातों रात भाग गई थी, वहां के प्रेसिडेंट भाग गए थे टू अनदर सम कंट्री, वेयर इज हेडिंग डजंट नो। राष्ट्रपति भवन पर, प्रेसिडेंट हाउस पर वहां की पब्लिक स्विमिंग पूल में तैर रही थी। इतना कर्जा हो गया देश पर
कि सरकार को भागना पड़ा। सोचो क्या हालत हुई होगी। चावल जैसी चीज, चावल, चावल 1,000 रुपए किलो हो गए थे उस समय। पेट्रोल 2,000 रुपए लीटर। ये होता है फिस्कल डेफिसिट की वजह से हाल। सो फिस्कल डेफिसिट हमेशा कंट्रोल में रखना पॉसिबल होना चाहिए। देश का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में हमेशा होना चाहिए। जब देश में ईयर आया था 2008, कब आया था 2008? आप तो शायद हुए भी नहीं होंगे उस समय, नहीं हुआ तो 2008 साल was the year of Great Depression. वर्ल्ड वाइड टॉप अमेरिकन कंपनीज, जिन्होंने सुना है, जो पढ़ते हैं थोड़े इकोनॉमिक आर्टिकल्स, वो समझते होंगे। अमेरिका की टॉप कंपनी जो वहां के एक्सचेंज में लिस्टेड थी, शट डाउन हो गई थी। क्या हो गई थी? शट डाउन। दैट टाइम लगभग भारत के अंदर उस डिप्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। लगभग वर्ल्ड के 175 कंट्रीज से ज्यादा हैं, उसमें से लगभग 140 कंट्रीज पर इफेक्ट आया, भारत को छोड़कर, बिकॉज ऑफ अ रिसर्च पर्सन डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगेन सेव्ड द इकोनॉमी इन 2008। 1991 में देश बचाया भिखारी होने से। हम पढ़ेंगे, मैं कुछ झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और फिर बचाया 2008 में, जब अमेरिका की टॉप कंपनी जैसे शटडाउन हो गई, भारत में उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। बेरोजगार की रेट तब भी कम थी हमारी। ये एक इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमिस्ट का विजन होता है। और आज देख लो, तो उस समय भी फिस्कल डेफिसिट कम था हमारा आज के कंपैरिजन। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। और जहां तक आपका कोर्स का सवाल है, वो पॉइंट अब पढ़ा देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। कोई व्यक्ति बोलेगा बोरोइंग इंपॉर्टेंट कैसे होती है, गलत पढ़ा रहे। नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। जो लिखा है वो समझो, टू कीप द फिस्कल डेफिसिट एट अ लो लेवल। मैंने ये थोड़ी बोला है ज्यादा होना अच्छा। बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट क्या होना चाहिए बोलो? कम। सो दैट ज्यादा बोरोइंग अगर हुई तो ये 10th क्लास का एक टॉपिक था जो कि आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा था, डेब्ट ट्रैप पढ़ा था। एक किसान ने लोन लिया, फसल खराब हो गई, उस पुराने लोन की ब्याज चुकाने के लिए वो किसान एक और लोन लिया और एक ऐसे जाल में फंस गया जिसको बोलते थे डेब्ट ट्रैप। आज क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का डेब्ट ट्रैप है। कंपनीज एक क्रेडिट कार्ड देने के लिए, मान लो किसी का एक क्रेडिट कार्ड मिले, तो उसके पीछे 4 क्रेडिट कार्ड बेचने उसको और दौड़ते हैं कि ये इसका आदमी को लोन की जरूरत है, और वो लोन अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी यूज कर लेता है कि उसकी पूरी सैलरी सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिल में जाती है। इधर बिल भरता है, उधर फिर कार्ड यूज करता है, फिर बिल भरता है और फिर कार्ड यूज करता है। 50,000 1 लाख की लिमिट का कार्ड बैंक को 1 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम दे देता है। डेब्ट ट्रैप। व्यक्ति अपने ही लिए हुए पैसों पे बार बार ब्याज चुकाता है, डेब्ट ट्रैप बोलते हैं इसको। तो जितनी बोरोइंग ज्यादा होगी, उतना सरकार अपने खुद के बनाए हुए जाल में फंस रही है लोन ले लेकर। इसलिए फिस्कल डेफिसिट कभी भी ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो डाउट पॉइंट नंबर 2, जो कि मैंने आपको रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी थी, कि सरकार अपने इंटरेस्ट को चुकाने के लिए मान लो लोन ले ले और फ्यूचर में उस पर इंटरेस्ट चुका रही है, उस लोन के पैसे से क्या चुका रही है? इंटरेस्ट चुका रही है। दैट मींस वंस रेवेन्यू डेफिसिट इज क्रिएटिंग मोर रेवेन्यू डेफिसिट फॉर द फ्यूचर। सिमिलर इज द केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट से सरकार बोरोइंग लेती है तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस करती है। इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों को दारू पिलाई जाती है, आधार कार्ड दिखाओ 2 बोतल दारू रोज। हाँ सही में। और दारूड़े को क्या पता किसको वोट दिया है। वेस्टफुल एक्सपेंस। क्या है बोलो? वेस्टफुल एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 3, वो कंट्रीज जिनका फिस्कल डेफिसिट
ज्यादा है उनको वर्ल्ड बैंक ब्लैकलिस्ट कर देता है। फ्यूचर में उनको किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, मेट्रो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भी लोन नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट से फ्यूचर ग्रोथ रेट भी, फ्यूचर के अंदर एमएनसीज आपके देश में आए, इन्वेस्टमेंट करें, इस बात के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? कम। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेडिंग यहां पर है, इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस। कुछ देश ऐसे ही चल रहे हैं बेचारे, बस कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए। जब भी किसी फॉरेन लीडर के सामने मिलने जाएंगे तो बस शक्ल ऐसी बना लेंगे कि हमको दे दो बस कुछ ना कुछ, तो शक्ल देख के दे दो कुछ ना कुछ। क्योंकि वो देश, कई देश हैं ऐसे, एक नहीं, आप एक ही के बारे में सोच रहे हो, ऐसे कई देश जो सिर्फ भीख पे ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज का फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ चुका है कि उनको ब्याज चुकाने के लिए भी फॉरेन डिपेंडेंस की वजह से लोन लेना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक उनको ऐसे भीख में चिल्लर देता है। ले, ऐसी कंट्रीज वो कंट्रीज है जिनका फिस्कल डेफिसिट आर एट मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मैक्सिमम पर है, कोई सरकार इनको बचा नहीं सकती एक्सेप्ट फॉरेन गवर्नमेंट। तो ये फॉरेन से भी बार बार लोन ही मांगते रहते हैं, ब्याज भरने के लिए भी लोन मांगते हैं ऐसे देश। इसलिए फिस्कल डेफिसिट होना अच्छी बात नहीं है। पहले पॉइंट से ही समझ में आ जाना चाहिए, डेब्ट ट्रैप। कोई डाउट? लिखेंगे इंप्लीकेशन सारे, इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट और फिर उसके इंप्लीकेशन। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट लिख लीजिए, फिर इंप्लीकेशंस लिखेंगे। पहला डेब्ट ट्रैप, फॉरेन डिपेंडेंस, ये सारे पॉइंट अभी आपको लिखने हैं, राइट इट फास्ट। इंपॉर्टेंस में लिखना है आपको, it is very important for government to keep fiscal deficit at a low level because greater the borrowing, more will be its debt burden. Because greater the borrowing, more will be its debt burden. फिर implication लिखना है, importance के बाद implication लिखना है। First implication is debt trap. A country has to face vicious cycle, VICIOUS, vicious cycle। vicious cycle समझे? जाल। when the government takes more loan to pay previous loan, पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन ले लो, ऐसा होता है। आज आप कार लोन लो, थोड़ा सा चुकाओ, बैंक आपकी हिस्ट्री ट्रैक करता है, यस दिस पर्सन पेज ईएमआई ऑन टाइम। अगेन फोन आता है बैंक से, सर आपकी कार पर टॉपअप अवेलेबल है, हम आपकी गाड़ी का इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू का 200% लोन और दे सकते हैं, ले लो। फिर वही तुम्हें 10 लाख की कार जिस दिन 20 लाख की पड़ गई, या तो कार चली जाएगी या तुम परेशान हो जाओ। इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। क्या कहते हैं बोलो? डेब्ट ट्रैप। जीवन में मत लेना कभी। कार लोन ले लो, भर देना समय से, और टॉपअप ले लिया, पता पड़ा तुम्हारी 10 लाख की कार जिस दिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालोगे, मैक्स में सीखते हो आप, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, तो वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको लोन की कार की कॉस्ट क्या डबल पड़ जाएगा लगभग, ध्यान रखना। लिखिए फास्ट, डेब्ट ट्रैप। फिस्कल डेफिसिट मींस मोर बोरोइंग्स because government faces the problem of payment of interest and repayment of loan. So सरकार खुद के बनाए हुए जाल में फंस जाती है, इसको हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप, या डेट ट्रैप भी बोलते हैं, या डेब्ट ट्रैप भी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा। जल्दी लिखो, राइट डाउन डेब्ट ट्रैप फास्ट। डेब्ट ट्रैप। नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। सरकार ज्यादा बोरिंग करेगी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करेगी, खुद की भूख सरकार अपने पॉलिटिशियंस की सैलरी लोन लेकर दे रही। सोचो, लोन लेकर, इससे अच्छा तो चाइना ही था, वन लीडर वन मैन वन पर्सन, एंड इट इज मच डेवलप्ड
साढ़े चार सौ किलोमीटर पर आवर तो ट्रेन चला रहे हैं वो। हमारी 100 पे ट्रेन चलती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ सच्ची। 400 किलोमीटर पर आवर, कैन यू इमेजिन। यहाँ से दिल्ली 1.5 घंटे में इंसान पहुंच जाए। 1.5 घंटा। लिखिए, ऐसी कंट्री जिनका फिस्कल डेफिसिट हाई है, ऐसी कंट्री जिनका फिस्कल डेफिसिट हाई है, कोई एमएनसी नहीं आती भारत में। अगर 1991 में एलपीजी पॉलिसी नहीं होती, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कोको कोला आई थी उसी समय। लेकिन सरकार का एक भयंकर एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की वजह से वापस चली गई। बिजनेस बंद कर दिया था कोको कोला ने एक समय, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। फिर वापस सरकार ने उस एक्ट को ही चेंज कर दिया। सो अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, फ्यूचर में कोई एमएनसी भारत नहीं आएगी, तो क्या डॉलर आएंगे? फिर छापो ना, आप कितने भी रुपए छापो, फिर वापस ऐसे ही होगा। पेट्रोल 250 रुपए लीटर हो गया तो रिटार्ड्स फ्यूचर ग्रोथ। पॉइंट नंबर 3 तक कॉपी करेंगे जल्दी से, फास्ट। इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस इज द लास्ट पॉइंट। यहां तक हो गया सबका? ये 3 लाइन लिखेंगे लास्ट की बस। द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज which increases foreign dependence and often leads to economic and political interference by foreign government. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था भारत में, तो कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? दोनों, भारत और पाकिस्तान। अनाउंसमेंट किसने करी कि युद्ध बंद हो गया? अमेरिका। दैट मीन्स कहीं ना कहीं दोनों ही देश किस पर डिपेंडेंट है? अमेरिका। मतलब लड़े कोई, लड़ाई शुरू किसी ने की, हम जवाब दे रहे हैं, बीच में आके रोक कौन रहा है? सुपर पावर अमेरिका। दैट शोज हमारी फॉरेन डिपेंडेंस क्या है। यस और नो? दैट शोज कि हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, तभी तो हमें सुननी पड़ रही है। वरना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मैं आपको बताऊं, 2000